नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फार्मिंग विद तरुण। मैं तरुण कुमार शिव खाद बीज भंडार से बात कर रहा हूं और आज मैं आपको खेती करने के नए नए तरीके बताऊंगा। और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। यह मेरा पहला वीडियो है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे धान की। धान यूपी मेरठ में सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला एकमात्र ऐसा क्रॉप प्लान है जिसमें किसान ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगाते हैं और पैदावार लेते भी हैं, लेकिन रेट नहीं मिल पाता। तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धान को महंगा करते जाते हैं, ज़्यादा लागत लगाते हैं और रिकवरी हो नहीं पाती, जिसकी वजह से किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आज हम बात करेंगे धान की। हमारे टॉपिक हैं जिनमें से हम आज बात करेंगे जो आपके स्क्रीन पर साथ ही साथ मिलते रहेंगे। धान का बीज। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि धान का बीज को लगाने के जो तरीके हैं वो क्या हैं। देखिए, धान के बीज के लिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेरठ की। अगर मेरठ में बात की जाए तो 5 बिस्से के हिसाब से 1 बीघा होता है, जिसके अंदर 1 से 1.5 किलो हमें धान लेना है। यानी कि धान का जो बीज है, पैडी सीड्स जो है, वो हमें 1 से 1.5 किलो लेना है 1 बीघे के हिसाब से। और उसको बुआई के समय ये ध्यान रखें कि उसको बुआई के समय, चाहे वो आपका 1509 हो, सुगंध 5 हो, XYZ कोई सा भी धान हो जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, 11-21 हो, टूड़ा बासमती हो, उसके अंदर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमें 1 से 1.5 किलो बीघे के हिसाब से ही बीज लगाना है। और इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि बीज को बुआई के समय 1 से 2 ग्राम प्रति केजी, ध्यान रखिएगा, 1 से 2 ग्राम प्रति केजी कार्बेंडाजाइम या फिर कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजेब, जो कि 1263 की फॉर्म में आता है और जिसमें कि आप किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे UPL का और धानुका का शिक्षर आता है, UPL का साफ आता है, इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं और 1 से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम ट्रीट की बात करेंगे। ट्रीट कैसे करना है हमें। ट्रीट के लिए सबसे पहले बीज लेना है। मान लीजिए आपका जो धान है वो है 5 किलो है और 5 किलो धान में हमें, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 किलो धान में हमें 1 से 2 ग्राम, यानी कि 5 दूनी 10, लगभग 10 ग्राम बावस्टीन या फिर कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन लेना होगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा धान है उसको अच्छे से खोल के तरीके से देख लें कि धान में कहीं अंदर कोई ख़राबी ना हो, मॉइस्चर ना हो ज़्यादा, या बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो धान के बीज को ख़राब कर देते हैं। हालांकि दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते कि पुराना जो बीज है उसको पैक करके भेज दें, फिर भी ये किसान को बात ध्यान रखने वाली होती है। और सबसे पहले हम धान को लेते हैं, उसके बाद उसे 1 से 2 ग्राम प्रति केजी बावस्टीन के साथ ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के तरीके के लिए हम सबसे पहले पानी लेते हैं और पानी में 1 से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बावस्टीन, यानी कोई भी फंजीसाइड जिनमें से आपका कार्बेंडाजाइम प्लस मैनकोजेब या फिर खाली बावस्टीन लेकर उसे पानी में घोल देते हैं। फिर तब धान को उसी पानी में डालकर छोड़ देते हैं और 12 घंटे उसे हम ऐसे ही पानी में पड़े रहने देंगे। उसके बाद हम उसे 12 घंटे पानी में पड़े रहने के बाद जब वो अच्छी तरह जो पानी है उसका, और पानी का ध्यान रखें, पानी हमें जो लेना है वो जो पानी है वो इतना लेना है जो धान है हमारा जो बीज है और पानी में पड़ा हुआ वो उसको सारे पानी को एब्जॉर्ब कर ले, पी जाए। उसके बाद हमें उसको 12 घंटे बाहर निकाल कर रखना है गीली बोरी में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो भूसे में दबा देते हैं कि जर्मिनेशन आ जाएगा, यह सब गलत होता है। उसके लिए हम पानी से निकाल कर धान को 12 घंटे पानी में भिगोने के बाद 12 घंटे गीली बोरी में कहीं भी ठंडे स्थल पर, जहाँ पर धूप या भपका ना बनता हो, वहाँ रख दें। और उसके पश्चात हम लेते हैं क्यारी। अब हम बात करते हैं जगह की। जगह जो है हमारी, हमें जो जगह लेनी है, अगर मान लीजिए हमारा 1 किलो या 1.5 किलो बीज है तो हमें उससे दुगने गट्ठे क्यारी लेनी होती है। यानी कि हमारे जितना बीज है उससे दुगने गट्ठे क्यारी को हमें लेना होता है। और दुगने गट्ठे के लिए क्या करेंगे, हमारा जो बीज है उससे जितना बीज है उससे दुगने गट्ठे क्यारी तैयार कर लेंगे। उसमें पानी डाल लेंगे, पानी से भर लेंगे अच्छी तरह और चारों तरफ डोले टाइट कर देंगे ताकि पानी हमारा मैट से बाहर ना जाए। उसके बाद उसमें हम डाई वगैरह क्या, केवल डाई ही लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाई लें 2846 DAP और या NPK भी ले सकते हैं आप उसमें, जैसे 12-32-16, यानी कि जिसके अंदर फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन दोनों होती हैं, जबकि हमारी DAP के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 ही चीज़ें होती हैं। उसको डाल के अच्छी तरह से
जैसे कह सकते हैं कि पैरों से खूंदें या फिर उसमें थोड़ा चल लें जिससे गाद उठ जाए। और गाद उठने के बाद भरी उठी हुई गाद में ही हम बीज बखेर देंगे। बीज बखेरने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब तो आप देखेंगे एक से दूसरे दिन ही आपका जो बीज है वो अंकुरण कर लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा अब टाइम आता है सबसे पहले कि किसान कहते हैं कि हमें प्योद जो है, प्योद हमारी जम के आ गई है, हमें उसमें DAP वगैरह लगाना है। यह सब गलत है। तरीका जो सही है वह यह है कि हमारा जो पौधा होता है वो बहुत छोटा होता है, नाजुक होता है। उसका जो तना होगा वो बहुत मुलायम होगा, जड़ें बहुत हल्की होंगी, जो फास्फोरस या नाइट्रोजन डालने पर जल जाएंगी या फिर सूख सकती हैं, ख़राब हो सकती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम अपनी जो धान है, जब जो धान हमने डाला है, बीज डाला है, वो लगभग 12 से 14 दिन, एवरेज 12 से 14 दिन का हो जाए, तब हम उसमें एवरेजन मान लीजिए 10 किलो बीज है तो उसमें हम लगभग 2 से 2.5 किलो यूरिया ले सकते हैं, और साथ में आधा किलो जिंक और आधा किलो रीजेंट, यह हम मिलाकर उसमें बखेर सकते हैं। और उस आज डालने के बाद अगले दिन हम उसमें तुरंत, यानी अगले दिन नहीं बल्कि डालते ही उसके सुबह डालने के बाद तुरंत पीछे से पानी लगा देंगे। उससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से पौधा जो उसकी पत्तियां में एब्जॉर्ब करेगा, उसका क्लोरोफिल बढ़ेगा, जो पीलापन आता है वो हटेगा, और उससे अलग हमारे जो धान है उसके जो तने हैं वो मजबूत होंगे। रीजेंट से कोई भी कीड़ा होगा, XYZ, ज़्यादा किसानों की समस्या दीमक होती है, आप रीजेंट की जगह क्लोरोसाइपर भी ले सकते हैं 20%, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि वो लिक्विडेट होती है और उसका रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय तक नहीं होता, जबकि हमारा रीजेंट का रिज़ल्ट लंबे समय का होता है। उसके बाद करेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला और आखिरी खाद होगा। इसके बाद हमें इसमें कोई खाद नहीं लगाना है। और लगाने की बात करते हैं अगर हम, तो हमें 25 से 30। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट यानी कि ट्रांसप्लांट की, यानी कि एक जगह से प्योद को निकालकर दूसरे प्लेस पर लगाना। लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि 25 से 30 दिन, यानी कि जब हमारी प्योद है वो 25 से 30 दिन की लगभग हो चुकी हो। इससे कम दिन की लगाएंगे या उससे ऊपर दिन की लगाएंगे तो उसमें हमारा जो पौधा है वो या तो ग्रोथ कम करेगा या फिर ग्रोथ ज़्यादा एडवांस करेगा, जिस वजह से फसल बढ़िया नहीं होगी। और हमें इसमें ट्रांसप्लांट करते हुए ध्यान रखना होता है कि जिस समय हम प्योद है, जो पौधा है, जो मुंजी का तना है, उसे हम उपाड़ते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसको हम पानी देने के बाद ही करें। उससे क्या होता है कि जब हम अगर मान लीजिए हम सूखे में ट्रांसप्लांट करते हैं, पौधे को उखाड़ते हैं, एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह लगाने के लिए, तो उसमें जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो सूक्ष्म जड़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हिस्से उसके डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिस वजह से पौधा ठीक प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके लिए हमें प्योद में, जिस क्यारी में हमने प्योद लगाई है उसमें हम पानी भर दें, और जब गीला हो, पानी भरे में नहीं उपाड़ना, जब गीला हो हल्का, उस समय हम प्योद को उपाड़ना होता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस जो है वो होता है शुरू। अब हम बात करेंगे प्योद लगाने का तरीका, यानी कि धान ट्रांसप्लांट करने का सही तरीका। हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस समय पौधे उपाड़ लेंगे या उखाड़ लेंगे कह सकते हैं, मेरी हिंदी में थोड़ी ही ऐसी हैं, तो उसको एक जगह से दूसरा जगह लगाने के लिए जब हम गहान तैयार कर लेते हैं, यानी कि खेत में पानी भरा होता है और उसमें मेरे हिसाब से तो रूटर ज़्यादा अच्छा रहता है, रूटर लग जाता है तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी प्रकार से गारा हो जाती है, जिसमें पैर भी धंसने लगते हैं। तो उसमें हम वृक्षारोपण करते हैं, अर्थात ट्रांसप्लांट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं। तो हमें लगाते समय ध्यान रखना है कि जो हमारा धान है, लगाते समय हमें 1 से 2 पौधा, यानी कि 1 से 2 पौधा लगाएंगे, यानी कि 1 से 1 पौधा लगाएंगे तो हमारा एक पौधा मर सकता है, इसलिए हम कम से कम 1 से 2 पौधे, 3 तक भी कर सकते हैं, 1 से 3 तक हम पौधे 6 इंच की दूरी पे लगाते चले जाएंगे। उसके बाद हमारी जो धान है, बात करते हैं उसकी कि अब उसके अंदर क्या लगना चाहिए। उसमें ट्रांसप्लांट होने के बाद जैसे ही आपका धान सीका पकड़ ले, किसानी भाषा में कहें तो कांटा पकड़ ले, जब पौधा रेस्पॉन्स दे दे अर्थात जड़ पकड़ ले, तो हम उसमें 10 किलो बीघा, ध्यान रखिएगा 7 बीसे की नहीं 5 बीसे के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 बीघा 5 बीसे के हिसाब से जो होता है, उसमें 10 किलो बीघा की DAP, 2 किलो बीघे का फेरस सल्फेट और 1 किलो बीघे की रीजेंट, यानी कि रिपीट
10 किलो बीघा की DAP, 2 किलो बीघे का फेरस और 1 किलो बीघा की रीजेंट डाल सकते हैं। और करना क्या है, अगर हम चाहें तो फिप्रोनिल 0.3% जो कि रीजेंट होती है, उसकी जगह हम फिप्रोनिल 5% आधा लीटर एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं, 100 ml बीघे के हिसाब से भी ले सकते हैं। क्योंकि जो रीजेंट है वो पत्थर के ऊपर एक कोट दवाई होती है, जबकि हमारी जो फिप्रोनिल 5% 80 है वह हमारी लिक्विडेट फॉर्म में होती है, जो कि उसके जैसा ही अच्छा काम करती है। लेकिन ये हमारे दो काम करती है, जिसमें दीमक प्लस ताकत, यानी कि हमारे दीमक को भी रोकती है, जबकि और साथ के साथ प्लांट बूस्टर का भी काम करती है। इसके बाद हम धान को छोड़ देंगे ऐसे ही, और लगभग 8 से 10 दिन बाद हम देखेंगे, और 8 से 10 दिन बाद हम देखेंगे कि जो हमारा पौधा है वह कैसा चल रहा है। ये आइटम डलने के पश्चात, ये सामान जब डाल देंगे तो उसके बाद जो आपका धान है वो लगभग काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। और उसके बाद जो हमारा दूसरा खाद जो आता है, सेकंड डोज जो आती है, दूसरे खाद में हम जो लेंगे, दूसरे खाद की हम बात करेंगे तो हम उसमें लेंगे 10 किलो बीघे के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, ये मैं 7 बिस्से के नहीं, 5 बिस्से के हिसाब से जो बीघा होता है उसकी बता रहा हूँ। तो 2 किलो हम क्या लेंगे इसमें, 10 किलो बीघे का यूरिया और 2 किलो बीघे का जाइम और 1 किलो बीघे की जिंक। अब जिंक की बात करें तो जिंक आप 33% जिंक सल्फेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा जो पौधा है या जो हमारा फील्ड है वो वीक है, यानी जो हमारा खेत है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व की कमी है, तो हम उसमें उसकी जगह 33% की जगह 6% जिंक या 10% जिंक भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, सल्फर, आयरन इत्यादि होते हैं जो पौधे को महत्वपूर्ण रूप से चाहिए होते हैं। उसके बाद हम फिर से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खेत को, लेकिन ध्यान रखिएगा खेत की तरफ जाना मत भूल जाना, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि कोई कीड़ा वगैरह भी ना आए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए नीचे से कोई कीड़ा आ जाता है, दीमक है, दीमक के लिए तो हमने रीजेंट डालती है, सफ़ेद सुंडी आ जाती है, बहुत सारे कीट होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दूसरा खाद। अब हम बात करते हैं दूसरा खाद पे, हम बात कर चुके थे जिसमें हमने रीजेंट और DAP और फेरस बताया। अब हम बात करते हैं तीसरे खाद की। तीसरा खाद जो हमारा डलेगा वो डलेगा आपका लगभग 35 से 40, यानी कि जो आप डाई डाल चुके हैं पहली डोज 5 दिन में लगने के बाद, कांटा पकड़ने के बाद, उसके 5 से 10 दिन बाद यूरिया, जिंक, जाइम। अब थर्ड डोज और फाइनल डोज खाद की जो लास्ट डोज होती है उसे हम डालेंगे 35 से 40 दिन पे। उसका कारण यह है कि 35 से 40 दिन तक मुंजी जो अपना ब्यात है, जो किल्ले हैं, जो फुटेर है वो लेती है, उसके बाद वो किल्ले या फुटेर नया ब्यात नहीं लेती। तो उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 10 किलो बीघे का यूरिया, आधा किलो बीघे के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड और आधा किलो बीघे के हिसाब से WDG पाउडर सल्फ़र। इसमें आप सल्फ़र 90% WD भी ले सकते हैं और 90% या 80% WDG भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम उसको डाल के मिलाकर डाल देंगे और पीछे से आज डाल के और अगले दिन पानी लगा सकते हैं। ये जितनी भी फसलें हैं, ये जितनी भी हमारे जो खाद हैं लगने हैं मुंजी में, ध्यान रखिएगा कभी भरे पानी में नहीं डालने हैं, डालने के बाद ही पीछे से पानी लगाना है। और अब हम देखेंगे कि जो हमारा पौधा है वह पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। और हम तीसरे डोज़ की बात करेंगे, जो हमने लास्ट वाली सबसे डोज़ बताई है, तीसरी डोज़ और आखिरी डोज़। उसमें जो हमारा सिस्टम होता है वह यह होता है कि जो हम धान की जो टोटल टिलरिंग है, जो धान की जो ब्यात है, जो फुटे हैं, जितने कल्ले खड़े हैं, वो उनको तने को मोटा करता है और पत्ते को चौड़ा करता है कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र हमारे जो पौधे के अंदर जो रूट हैं, जो जड़ें हैं, जो पानी की वजह से डैमेज हो जाती हैं, हम उनको रिपेयर कर सकते हैं। और कैल्शियम की बात करें, अगर हम बात करेंगे अब कैल्शियम की, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड का काम है, कैल्शियम सपोज दैट कोई भी हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम नाइट्रेट हो, दोनों का अलग अलग तरीके का काम है, लेकिन है तो कैल्शियम ही, लेकिन तरीका अलग अलग होता है, टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है। कैल्शियम नाइट्रेट का रिज़ल्ट थोड़ा लंबा और स्लोली आता है, जबकि हमारा कैल्शियम क्लोराइड का रिज़ल्ट तेज़ और जल्दी आता है। इसमें क्या है, हम कैल्शियम क्लोराइड जब डालते हैं तो जो तना है हमारा, जितने हमारे किल्ले खड़े हैं, उनका जो तना है वो मोटा होता है तथा पत्ता चौड़ा होता है, जिस कारण जब हमारी बाल गर्भाशय के अंदर आती है तो जो बाल है वह चौड़ी होगी और मोटी होगी। उसका कारण है कि पत्ता जो गर्भाशय जो पत्ते के अंदर बनता है, वह जितना पत्ता चौड़ा होगा उतना अच्छा बाल का गर्भाशय होगा। अब हम बात करते हैं गर्भाशय के बाद वाली कंडीशन की, जिसमें हम बात करेंगे हमारा ये है स्प्रे। तो स्प्रे की बात करें अगर, तो गर्भाशय में पहला स्प्रे हम कब करेंगे, पहला स्प्रे हमें तब करना होता है जिस समय बाल, हमारी जो मुंजी है, धान है,
वह गर्भाशय के टाइम में आ जाती है, अर्थात उसमें गर्भाशय बनने लगता है। हम उसमें देखेंगे कि जो इंसेक्ट सकिंग पेस्ट अर्थात जो कीड़े होते हैं, मच्छर होता है, रस चूसक होता है, ये इसी टाइप के जो कीड़े होते हैं वह बाल का रस चूसने लगते हैं, जिससे जो बाल गाभे में बन रही होती है उसे हानि पहुंचती है। उसमें उसके जो तने के अंदर या पत्ते के अंदर जो रस बनता है, जो गर्भाशय में दूध बनता है, उसको चूसने लगते हैं, जिससे हमारी बाल आने वाले समय में निकलते टाइम खाली रह जाती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ठंडा जाए जैसे मीडा या थाइमोथोक्सम का साथ में, और हल्का कोई फंजीसाइड ले सकते हैं ताकि कोई हमारा बाल अंदर काली ना पड़े। उसके साथ फंजीसाइड और कोई कीटनाशक ठंडा लेकर उसमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में हम इमीडा की डोज़ 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं, तथा इसके साथ साथ बात करें अगर फंजीसाइड की, तो फंजीसाइड में आप हेक्सा ले सकते हैं। उसमें हेक्सा में आप ले सकते हैं, हेक्सा के भी 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा दूसरा स्प्रे में हम देखते हैं कि जो हमारी जो बाली हैं जो बाहर निकलने वाली होती हैं, कहीं कहीं लगभग कह सकते हैं कि 60 से 70% बाली हमारी जब बाहर आ जाए, तो उस समय हमारे यहाँ पर एक कीट आता है जिसका नाम है फुदका, जिसे आप टिड्डा भी कह देते हैं अपनी भाषा में, किसानी भाषा में। बाल आने के बाद हम उसमें ध्यान देंगे कि जो फड़का होता है, जो फुदका होता है, वह हमारा रस चूसता है, जिसकी वजह से जो हमारी बाल के अंदर जो दूध बनता है वह चूस लेने के कारण वह खाली रह जाती है। जो सकिंग पेस्ट के लिए हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि बाल निकलते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमें कोई ज्वलनशील अर्थात कोई गर्म जहर, यानी कि जैसे लेमडा या साइपा इत्यादि जैसा कोई जहर इस्तेमाल नहीं करना है, जिसकी वजह से बाल हमारी काली पड़ सकती है, दागी हो सकती है, तथा हमारा फसल का रेट पिट सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले सकते हैं जैसे आपका इमीडा ही रिपीट कर सकते हैं, इमीडा थाइमोथोक्सम, और इसके साथ हम एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो कि यारा का बोरोन आता है, जिसे बोर ट्रैक के नाम से जाना जाता है। यह प्रोडक्ट हमारा धान में बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके लिए हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम इसके साथ मिला सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, 60 से 70% जब बाल हमारी बाहर आ जाएंगी, उसमें हम 1 ml पर लीटर के हिसाब से इमीडा और 1 से 2 ml ही लगा सकते हैं, बल्कि 2 ml पर लीटर के हिसाब से हेक्सा और साथ में 1 ml पर लीटर के हिसाब से बोरोन का स्प्रे मिलाकर कर सकते हैं। उसके लिए उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी बाली है, एक तो वो अंदर से खाली नहीं होगी, उसमें चावल का दाना पूरा बनेगा, और दूसरा चमक बढ़िया होगी। जो हमारी ग्रेडिंग है, धान का जो हमारा झड़ाव होगा उसमें बहुत चमकदार होगा। और दूसरा इसके साथ साथ हेक्सा फंजीसाइड, जो कि अंदर जो हमारी बाली है, जो जिसके अंदर अन्य प्रकार की बीमारी आती है, कनवा रोग और ब्लाइट इत्यादि, जो कि दाने को काला करती हैं, वह नहीं होंगी। और उसके साथ साथ हम ध्यान देंगे कि हमें जो स्प्रे करना है वह उस समय करना है जिस समय हमारा बाली निकलने का, काफ़ी बाली निकल चुकी हो, लेकिन बाली के ऊपर जो कहते हैं फ्लावरिंग या परागकण, या जिसे किसानी भाषा में कह सकते हैं कि फूल आ रहा है, या बिल्कुल किसानी भाषा में कहा जाए तो उसे बोलते हैं आपका बूर आना। तो बूर आने के समय पे स्प्रे बिल्कुल ना करें, क्योंकि बूर